मित्रों, आज का विषय जो है वो ये है कि भारत माता के एक अद्वितीय सपूत 20वीं शताब्दी के सबसे महान राजपुरुष योद्धा, जो तत्वदर्शी भी हैं, महान सर्जक हैं, कवि हैं, भाषाविद हैं, लेखक हैं, उससे भी बड़े वीर हैं, जिनको दो दो आजीवन कारावास का दंड मिलता है, जिसे वो हंसकर कहते हैं कि अच्छा ब्रिटिश शासन ने पुनर्जन्म मान लिया क्या, जो हमें दो का आजीवन कारावास दिया है। जो समुद्र को तैरकर जाते हैं, जहाज से कूदकर फ्रांस की धरती में पहुंचते हैं मार्सेलिस बंदरगाह के पास से, और जिन्होंने जीवन भर केवल तपस्वी और एक महान राष्ट्रभक्त का जीवन जिया, ऐसे वीर सावरकर ने 1937 में हिंदू महासभा की अध्यक्षता स्वीकार की और फिर वो अंत तक रहे आए। ऐसी इतने तेजस्वी, इतने बड़े, इतने श्रेष्ठ, इतने वीर, इतने तत्वचिंतक, इतने इतिहासवेत्ता, इतने महान कवि, लेखक, सर्वगुण संपन्न राष्ट्र पुरुष, राष्ट्रीय महापुरुष, स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा जैसा अद्वितीय संगठन बना, और उसे हिंदू समाज ने सत्ता क्यों नहीं सौंपी और कांग्रेस को क्यों सौंपी, और इसके बाद फिर आजकल भाजपा को क्यों सौंपी है, वो भी उसमें निहित है। क्योंकि कई लोगों ने ये प्रश्न किया कि जब आप वीर सावरकर के इतने गुण दिखा रहे हैं, इतने महानता दिखा रहे हैं, तो थोड़ा ये भी बताइए कि ऐसे वीर सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा चली और फिर भी उसे हिंदुओं ने ही सत्ता क्यों नहीं दी। तो इसको, चूंकि जिन्होंने प्रश्न किया वो गंभीर लोग हैं, राष्ट्रभक्त लोग हैं, सावरकर जी के प्रति श्रद्धा रखते हैं, हिंदू समाज के प्रति उनमें प्रेम है, विफलता है, विकलता है, ये उत्कर्ष को प्राप्त हो, ये चाहते हैं, तो इसलिए उनके प्रश्न का उत्तर देना आवश्यक है। क्योंकि स्वतंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर के बारे में प्रश्न है, इसलिए सबसे पहले बहुत संक्षेप में ही सही हमको उनके बारे में थोड़ा सा स्मरण कर लेना चाहिए। हालांकि हम मानते हैं कि आज का जो विषय है उसके सभी श्रोता उनके बारे में अवश्य जानते होंगे, फिर भी अगर बहुत संक्षेप में याद कर लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं वो कौन है, क्या है, उनका व्यक्तित्व क्या है, उनकी पृष्ठभूमि क्या है ना, और उन्होंने जिस संगठन का नेतृत्व किया उसका महत्व क्या है, और फिर वो सत्ता में क्यों नहीं आया, ये भी एक प्रश्न है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसलिए जानना चाहिए। तो जो वीर सावरकर हैं, उनका जन्म हम सभी जानते हैं 28 मई 1884 को हुआ था, आज से 5 दिन पहले। नासिक जिला है महाराष्ट्र में, उसके भगूर गांव में हुआ था। 5वीं कक्षा तक उन्होंने भगूर में पढ़ाई की, उसके बाद नासिक गए। लोकमान्य तिलक का केसरी पत्र उन दिनों संपूर्ण देश में, बहुत ही विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य भारत तक और उत्तर प्रदेश में भी बहुत लोकप्रिय था। बाद में उसका एक हिंदी संस्करण भी रायपुर से निकला, और वो भी एक महान पत्रकार ने ही निकाला है। और इसी तरह एक पत्र, एक परांजपे जी काल नाम का पत्र भी निकालते थे, ये दोनों उन्होंने पढ़े और उससे उनके मन में देशभक्ति जागृत हुई। और जिस समय अंग्रेजों ने कुटिलता से ये देख के कि बंगाल में ही क्रांतिकारी आंदोलन सबसे अधिक शक्तिशाली था, बनारस से लेके और बंगाल तक केंद्र था वो, तो शुरू में अंग्रेजों ने 1857-58 में पहली बार भारत में अंग्रेज आए,
बहाना बना के कि हाँ, खबर फैला दी पहले झूठी अफवाह कि सारे भारत में योद्धा लोग अंग्रेजों और सभी यूरोपियों की हत्या कर रहे हैं। ये झूठी अफवाह फैला दी और इसलिए ब्रिटिश शासन का हस्तक्षेप आवश्यक है, ये कह के आए। लेकिन वस्तुतः वो आने की तैयारी पहले से कर रहे थे। भारत के अनेक हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबों, रानियों आदि से उनकी संधि थी। संधि लिखित कर चुके थे करार और तैयारी के साथ आए, क्योंकि बहुत से हिंदू राजा जो हैं वो कुछ मुसलमान दस्यु दलों के उत्पात से बहुत परेशान थे। ये लोग किसी भी सीमा तक करते थे नीचता, और नवाब जो कुछ बचे थे वो उनको भी लालच था कि अंग्रेज हमारी मदद कर लें तो शायद हम और ज्यादा फैल जाएं। तो दोनों का लाभ उठाते हुए अंग्रेज शासकों ने हिंदू राजाओं और मुसलमान नवाबों से अलग अलग संधियां की। जो बड़े प्रतापी राजा थे उनसे कई, और फिर आकर वो भारत में आए। क्योंकि 1 नवंबर 1858 को विक्टोरिया की ओर से जो देश भर में डुगडुगी पीटी और विशेषकर प्रयागराज में पढ़ के सुनाया गया, फिर बाकी जगह भी, तो उसमें कहा गया कि आज से मेरा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा। ये विक्टोरिया की ओर से कहा गया। तो ये 1 नवंबर 1858 की घोषणा है। और भारत के राजाओं से हमारी जो संधि है उसमें हम ये वचन देते हैं कि हम उनकी सीमा में कभी कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उनके उत्तराधिकार या गोद लेने के नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। भारत के किसी धार्मिक मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और हमारे से राजाओं ने वचन दिया है कि वो भी हमारी सीमा में कोई उत्पात नहीं करेंगे। और उन्होंने, जैसा उनकी धूर्ततापूर्ण राजनीति है, ये भी घोषणा की कि जिन्होंने सीधे अंग्रेजों को मारा है या बहुत ज्यादा हत्याएं की हैं, आरोप तो लगाना था झूठा कुछ, क्योंकि तब तक स्टेट, ब्रिटिश स्टेट तो तब तक आया नहीं था। तो ये कहा कि जिन्होंने हमारे सैनिकों की हत्या की है, 1857 में ब्रिटिश स्टेट आ गया था हस्तक्षेप करने, तो 8-9 महीने में जिन्होंने हमारे सैनिकों की हत्या की है और हमको खत्म करने की कोशिश की है, उनको हम माफ नहीं करेंगे, बाकी सबको हम माफी करते हैं। ऐसे एक कूटनैतिक चाल चली। तो उससे ये पता चल गया कि भारत के बहुत से राजाओं ने संधि की है, तब विक्टोरिया आई है। वो घोषणा कर रही, सार्वजनिक घोषणा है कि हम राजाओं की सीमा में और राजाओं के राज्य संचालन की विधि में, नियमों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। उन्होंने हमको मान लिया है कि वो हमारे मतलब हमारी संप्रभुता मान ली है, लेकिन बाकी वो अपना राज्य स्वयं चलाएंगे। केवल हमारे पॉलिटिकल एजेंट वहां रहेंगे जो खबर देते हैं, और अपना जो लगभग आधा भारत है उसमें सीधे ब्रिटेन का राज्य रहेगा, ये कहा था। तो उन्होंने तब राजधानी कहाँ बनाई? 1858-57 से 58 तक तो पहले लड़ाई हुई। 1 नवंबर 1858 को पहली बार महारानी विक्टोरिया की ओर से घोषणा हुई कि आज से मेरा भतीजा भारत का पहला वायसराय होगा। इसके पहले बहुत से मूर्ख लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के महाप्रबंधकों यानी गवर्नर जनरल को भी भारत का गवर्नर जनरल कहते हैं। तो ऐसे मूर्खों या चमगादड़ों के विषय में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, जिनको इतिहास का पता ही नहीं है और इतिहास के बारे में किसी भी बहाने से भारत को गाली देते रहते हैं। उन अभागों पर दया की जा सकती है, क्योंकि वो अंग्रेज जब खुद कह रहे हैं कि आज से पहला वायसराय है 1 नवंबर 1858 से, तो उसके पहले जो भी भारत में किसी भी भारत का गवर्नर जनरल रहा हुआ पढ़ाता है, पढ़ता है, बात करता है, सोचता है, मानता है, कई बार निंदा भी करता है, छाती पीटता है, बड़े जोशीले भाषण देने वाले भी पड़े हैं, तो वो सब दयनीय अभागे हैं जो बिना किसी पात्रता के भारत के विषय में बात करते हैं। क्योंकि अधिकृत रूप से विक्टोरिया की घोषणा है कि आज 1 नवंबर 1858 से में हमारे द्वारा अधिकृत क्षेत्र में यानी लगभग आधे भारत में ब्रिटिश शासन है, और इसका पहला वायसराय मेरा भतीजा होगा। तो पहला वायसराय 1 नवंबर 1858 को नियुक्त हुआ है। उस समय उन्होंने राजधानी कोलकाता रखी, जो कि 3 गांवों को मिलाकर एक नवाब की दया से उनको मिला था ये, और फिर कोलकाता बनाया था धीरे धीरे। वहां अपना गोदाम वोदाम बनाया, कंपनी बनाई, जैसी है उसका अलग इतिहास है। तो लेकिन वहां क्रांतिकारियों के कारण उनका रहना मुश्किल हो गया। तो उन्होंने जो उनका बंगाल वाला क्षेत्र था, जिससे नवाबों और राजाओं से संधि करके, रानी रासमणी आदि से भी सबसे संधि करके
अपना जो बंगाल क्षेत्र में शासन था उसका उन्होंने कहा कि हम इसको विभाजित करेंगे। तो जब बंगाल के विभाजन की घोषणा की तो उसके विरुद्ध प्रचंड आंदोलन चला 1905-6 में, और वो पहला स्वदेशी आंदोलन भी था, क्योंकि उसके पहले तो स्वदेशी जीवन ही था, तो किसी आंदोलन की आवश्यकता नहीं थी। अंग्रेजों ने उसको नष्ट करने की कोशिश की, तो स्वदेशी आंदोलन और बंग भंग के विरोध में आंदोलन 1905-6 में हुआ। उसी 1905 में वीर सावरकर बीए पढ़ रहे थे, बीए के छात्र थे, और उन्होंने भी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, उसकी होली जलाई और राष्ट्रीयता की अलग जगाने का संकल्प लिया। तो उस समय वो कितने साल के थे? केवल 22 साल के। अगले वर्ष 9 जून 1906 को उन्होंने फिर एक बड़ा सम्मेलन किया, बड़ा कार्यक्रम किया, और फिर उनको लगा कि हमको जाना चाहिए लंदन। तो 9 जून 1906 को वो लंदन रवाना हुए, और फिर वो वहां पहुंचे, तो वहां इंडिया हाउस में रहे, और वहां उन्होंने फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना की कि भारत को मुक्त करना है। और बम बनाना सीखने के लिए भी गए थे वो, कि हम जरा जान लें वहां आयरलैंड के लोग हैं और भी दूसरे देशों के जो अंग्रेजों से लड़ रहे हैं, इंग्लैंड के, आयरलैंड के लोग विशेषकर लड़ रहे थे, स्कॉटलैंड के भी लड़ रहे थे। तो स्कॉटलैंड और आयरलैंड के लोगों से दोस्ती करके बम बनाना सीख के अंग्रेजों को मार के भगा देंगे, क्योंकि ये भारत के शत्रु हैं, बाहरी अजनबी हैं, तो जो हिस्सा इनके कब्जे में है उसको भी इनसे मुक्त करना है। तो बम बनाना सीखने गए थे, और उसी समय उन्होंने मेजनी चरित्र भी लिखा, अंग्रेजी में लिखा, फिर उसका मराठी अनुवाद भारत में छपा, इटली के महान राष्ट्रभक्त मेजनी का, कैसे राष्ट्रीय एकीकरण के लिए काम किया। और फिर बड़ी मेहनत से उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि भारत का जो 1857 का भारत के धर्मनिष्ठ राजाओं रानियों का महारानी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में जो अंग्रेजों को मार भगाने का अभियान चला, वो भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। ये उनका कहना था, मैं उसे नहीं मानता। मैं तो मानता हूँ कि भारत पराधीन ही नहीं था। स्वतंत्रता संग्राम कैसे होगा? मैं मानता हूँ कि उसे विदेशियों को मार भगाने का वो धर्म युद्ध था 1857 में। लेकिन उस समय क्योंकि वो उम्र ही क्या थी, 24 वर्ष के थे, अंग्रेजी ही पढ़े लिखे थे, और वहां गए तो उनको उसी वातावरण में ये था कि अब तो अंग्रेजों का राज्य है, जितने हिस्से में था उसी को भारत मान लेते थे। तो उन्होंने कहा कि ये हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, यानी इसमें परोक्ष रूप से मान लिया कि हम स्वतंत्र थे, जबकि 1857 तक तो स्वयं अंग्रेज कह रहे हैं कि आप स्वतंत्र नहीं हैं। तो क्या वो 1857 से 1906 तक, यानी कुल मिलाकर 50 साल की ही पराधीनता की बात कर रहे हैं आधे भारत की, या क्या कर रहे हैं, जो भी है। तो 1857 में तो कोई अंग्रेजों का राज्य था ही नहीं, तो वो स्वतंत्रता संग्राम कैसे हो गया है, उन्होंने कहा। लेकिन वो इतना शक्तिशाली ढंग से कहा, ऐसा सशक्त लेखन था कि उसके पहले ये जो फिरंगी और दूसरे यूरोपीय उसे कह रहे थे कि ये सिपाहियों का गदर है, और ये तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने सरयू पारियन ब्राह्मणों और कुछ क्षत्रियों वैश्यों आदि को मिलाकर एक बहुत बड़ी रॉयल बंगाल आर्मी कह दिया था उसको। पहले तो कहा था कि हमारी कंपनी के व्यापार की रक्षा के लिए है, उसी को फिर आर्मी कहने लगे। तब तो क्या, पहले कहा था कि हमारे कंपनी के व्यापार के लिए ये सिक्योरिटी गार्ड है, सिपाही है। तो उन्होंने कहा कि वो म्यूटिनी हो गई, विद्रोह कर दिया, और झूठा उड़ा दिया कि सुअर की चर्बी गाय, जो अभी तक लोग वो बातें कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विधर्मियों को मार भगाने की, धर्म योद्धाओं की रणनीति थी और रण का अभियान था। इनको मार भगाओ, ये बाहरी अजनबी हैं, मार भगाओ। तो भारत के धर्म योद्धाओं ने, धर्मनिष्ठ राजाओं और रानियों ने विदेशी बाहरी अजनबी फिरंगियों को मार भगाने के लिए अभियान छेड़ा। उन्होंने उसको सिपाही गदर पेश किया। युवक सावरकर ने, जो अत्यंत प्रतिभाशाली थे, उन्हीं की भाषा में उनके सारे तथ्य इकट्ठे करके कहा कि यह स्वतंत्रता संग्राम है। तो जो विदेश यूरोप के जो विद्वान थे, वो इतने सशक्त लेखन का सम्मान, उस समय नया नया लेखन का सम्मान शुरू किया था उन्होंने लगभग 100 साल से। उसके पहले तो वहां कोई सम्मान नहीं था लेखकों का ज्यादा। तो
उन्होंने मान लिया कि भाई ये कह रहे हैं बहुत तथ्यपूर्ण तर्क से, तो उसका बड़ा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है 1857। ये तर्क इतने शक्तिशाली ढंग से सावरकर ने रखा कि अंग्रेज तब गए, गदर कहना बंद हो गया तब से। उसके बाद अंग्रेजों के दलाल भारत में उसको गदर कहते रहे, खासतौर से कम्युनिस्ट आदि, लेकिन यूरोप के विद्वानों ने उसे गदर कहना बंद कर दिया। ये था वीर सावरकर की लेखनी का प्रताप। यहाँ इतिहास का ज्ञान की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे अनुसार वो इतिहास की दृष्टि से शुद्ध था, लेकिन अभी उनके हम महत्व को बता रहे हैं। खैर, जो उन्होंने पुस्तक लिखी वो उनको भनक लग गई तो उसे छपने नहीं दिया। वो एक लंबा किस्सा है। फिर वो पेरिस में भेजा, वहां भी नहीं छपने दिया। अंत में जाके वो 1907 में जाके किसी तरह, या शायद 1909 में फ्रांस में छपा है, फ्रेंच भाषा में। और फिर बाद में भारत में भी गुप्स की प्रतियां काफी चली। तो जब वो अंग्रेजों के विरुद्ध जो अभियान चला रहे थे, उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1960 में जो एक बड़ा आयोजन हुआ इंडिया हाउस में, स्वयं सावरकर ने किया, उसमें सैकड़ों भारतीय बड़े बड़े शामिल थे। और उसमें सबके रानी लक्ष्मीबाई सहित नाना जी और तात्या टोपे, इन सबकी सुंदर चित्र सजाए गए थे। इनको महान स्वतंत्रता सेनानी बताया गया था और भारतीय लोग बड़ी संख्या में थे। तो वो इतना प्रभावशाली रहा कि अंग्रेज चौकन्ने हो गए और फिर इस पुस्तक के लिए उन्होंने इनको गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया। और अंत में तो शुरू में सावरकर भी फ्रांस चले गए, लेकिन फिर उनको लगा कि वहां हमारे ज्यादा साथी हैं लंदन में और बड़े बड़े क्रांतिकारी भी उनसे प्रभावित थे, मदन लाल ढींगरा आदि, तो वहीं चलना चाहिए। तो जब वो लंदन जैसे ही आए 13 मार्च 1910 को लंदन पहुंचे तो उसी समय बंदी बना लिए गए। उसके बाद उनको ब्रिक्सटन जेल में रखा गया। फिर उन्होंने कहा कि भाई हमको तो आप, अंग्रेजों ने कहा कि इनके विरुद्ध भारत में भी बड़े मुकदमे हैं, तो चलो भारत में ले जाके इन पर मुकदमा चलाएंगे। तो वो भारत के लिए जैसे ही चले तो 8 जुलाई को मार्शोलिस बंदरगाह के पास जब पहुंच रहा था जहाज, तो जहाज में उसके पाखाने वाले रास्ते से एक जो दरवाजा था उससे कूद के समुद्र में कूद गए, तैर के उस पार गए, फ्रांस की धरती तक पहुंच गए। लेकिन फ्रांस और इंग्लैंड की उस समय संधि थी, तो उन लोगों ने फिर से इनको दे दिया, है ना। तो फिर वो आगे यहाँ 15 सितंबर 1910 को वो भारत ले आए गए। उन पर मुकदमा चला, उनके संपूर्ण परिवार की संपूर्ण संपत्ति जब्त कर ली गई और आजीवन कारावास 3 महीने बाद 14 दिसंबर को उनको आजीवन कारावास दिया गया। फिर एक और केस चला कि ये कुछ क्रांतिकारियों को भड़का रहे हैं, बहुत से काम कर रहे हैं, तो 23 जनवरी 1911 को पुनः दूसरा आजीवन कारावास दिया। इस पर वीर सावरकर हंसे, कहते चलो अंग्रेज लगता है पुनर्जन्म मानते हैं, क्योंकि एक ही जन्म में मुझे 2 आजीवन कारावास दे रहे हैं। ये तो उनकी वीरता, साहस और निर्भयता का प्रमाण है, विनोद था। तो अंत में उनको 4 जुलाई 1911 को अंडमान निकोबार भेज दिया गया और भयंकर यातनाएं दी गई। अगर उसका समय, उसका वर्णन भी संक्षेप में भी करें तो पूरा समय उसी में बीत जाएगा, इसलिए उसका वर्णन नहीं कर रहे हैं।